So, good morning to all of you, and let's start the class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या होती हैं, जिसमें से हमने पेनिट्रेशन, स्टेबल स्ट्रेटजी, नो चेंज स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी, इसके अलावा हमने जो पेनिट्रेशन वगैरह है, एनसॉफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक, अब आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। मतलब कि आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है इंटरनेशनल लेवल पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर। तो उसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है ग्लोबल। एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है ग्लोबल। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच गए तो हो गया इंटरनेशनल। ग्लोबल का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द कंट्री, आपका जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को कवर करना, तो वो होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब, ग्लोब मीन्स वर्ल्ड। और इंटरनेशनल आप तभी हो जाते हैं जब केवल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है। तो ये ग्लोबल और इंटरनेशनल में थोड़ा ये कन्फ्यूजन ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर अभी आपका बिजनेस इंडिया में है और आपका अमेरिका में भी हो गया, तो आप कहलाएंगे कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, लेकिन अभी आपका बिजनेस ग्लोबल नहीं है, ठीक है ना। ग्लोबल तब होगा जब आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप जो है आपका बिजनेस होगा। तो अब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक, सो इंटरनेशनल strategies are type of expansion strategies that require organizations to market their product or service beyond the domestic or national market. Beyond the domestic or national market मतलब कि आपका अगर एक सिटी के अंदर है या एक कंट्री के अंदर है, उसके बाहर जब आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो वो कहलाता है आपका इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर डूइंग सो, an organization would have to assess the international environment, evaluate its own capabilities, and devise strategies to enter foreign market। अब ऐसा करने के लिए क्या होगा कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आपका बिजनेस अभी इंडिया में है और आप अपना बिजनेस अमेरिका में करना चाहते हैं, तो जो अमेरिकन कस्टमर का कल्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं बिजनेस के लिए, वहाँ के टैक्सेस क्या हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप वहाँ बिजनेस कैसे करेंगे। तो आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करना जरूरी है, उसको असेस करना या उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? अब वहाँ पर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों होंगे, इंटरनेशनल लेवल के इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे कि आपके ऐसे फैक्टर्स की, अब जब वहाँ आप खरीदेंगे, वहाँ के रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, वहाँ आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके चार्जेस क्या होंगे, ये सारी जानकारी होना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सोसाइटी किस तरह की है, वहाँ की टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ये सारी चीज़ें भी आपको इन्फॉर्मेट जानकारी में होना चाहिए। तो क्या है कि आपको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को पूरा एवेल्युएट कर लेना है। इसके अलावा आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी देखनी है। आपको, अगर आप फॉरेन मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी देखनी चाहिए कि क्या आप उस मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं जो आपको कम्पीट करेंगे, तो आपकी स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को फेस कर पाएँ। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए। आपका रॉ मटेरियल आएगा तो किस कॉस्ट में आएगा, कॉम्पिटिटर का है किस कॉस्ट में आएगा, कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, आपकी प्राइस क्या है, आप कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से या नहीं कर पा रहे हैं।
तो जब कभी भी आप फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं या वहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो वहाँ का जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मतलब उस कंट्री का एनवायरनमेंट, साथ में ही अपनी कैपेबिलिटीज़ को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है। इसमें आप जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके कई तरीके होते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो उनमें से हर स्ट्रेटजी में आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। तो जैसे हम कुछ आगे स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, उनमें से देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसमें हमें क्या क्या देखना है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, ये क्या होती है? फर्म्स adopt an international strategy when they create value by transferring products and services to foreign markets where key products and services are not available. सबसे पहली बात, तो आप जब किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप एक ऐसा मार्केट सेलेक्ट करते हैं, ये एक ऐसी कंट्री का मार्केट सेलेक्ट करते हैं जहां पर उस प्रोडक्ट या सर्विस की अवेलेबिलिटी नहीं। मतलब कि मान लीजिए आप जो है यहाँ से थाईलैंड वगैरह में चले गए। तो अब थाईलैंड में क्या है कि मान लीजिए कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो नहीं होती, या आप मान लीजिए ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में क्या होते हैं, स्पाइसेस नहीं होते, ब्रिटेन में स्पाइसेस की खेती ज़्यादा नहीं होती। तो आप ये देखिए वहाँ पर वो लोग मार्केट जो स्पाइसेस हैं वो कहाँ से लाते हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ पर उसकी सर्विसेज कितनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो स्पाइसेस का आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, अब इसका मतलब है कि एक ऐसी कंट्री आपने सेलेक्ट की जो प्रोडक्ट आप यहाँ दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पर वो नहीं है। तो ये क्या होता है, आपने एक वहाँ के मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट या सर्विस आप यहाँ ले गए, और क्योंकि पहली बार नया है, लोगों ने उसको टेस्ट किया नहीं, तो जब एक बार आप वो प्रोडक्ट लेंगे तो हो सकता है उनको पसंद आए तो वो आपका आगे वो चल जाएगा। सीधी सी बात है कि जहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो वहाँ पर उसका कंजम्पशन आपको ऑटोमेटिक एक क्या है अपॉर्चुनिटी देता है। वहाँ पर उस प्रोडक्ट का ना होना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट बना सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई कि आप जो है अपने इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, जिसको आपको क्या करना है, एक ऐसा मार्केट सेलेक्ट करना है फॉरेन मार्केट में जहाँ पर वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं हो जो कि आप दे रहे हैं। दूसरा है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। मल्टी डोमेस्टिक इसका मतलब है firms adopt a multi-domestic strategy when they try to achieve a high level of local responsiveness by matching their product and services offering to the national condition operating in the countries they operate in। अब क्या हुआ, अब इसमें कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक मतलब होता है आपका एक से ज्यादा, एक ही कंट्री में एक से ज्यादा हाई लेवल के रिस्पांस को अचीव करने के लिए, हाई लेवल के रिस्पांस को अचीव करने के लिए जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो अगर आपकी कंट्री में कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनके हायर लेवल का या उनको compete करने के लिए उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी वो ऑफर करते हैं अपने नेशनल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। नेशनल कंडीशन ऑपरेटिंग कंट्री, जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा आप सिटीज़ को या स्टेट्स को आप कवर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमने कहा कि ब्रिटेन में है, ठीक, तो ब्रिटेन में आपने क्या किया, एक जगह अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर लिया। मान लीजिए लंदन में, लंदन के अलावा लंदन के जितने भी और सिटीज़ हैं ब्रिटेन के, आप वहाँ पर भी धीरे धीरे आपने पूरा कैप्चर कर लिया। या इसी तरह से आप ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप चाइना में, ठीक, चाइना में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो मान लीजिए हमारे यहाँ होते हैं, उनके यहाँ नहीं होते। वो क्या करेंगे, हम पहले एक मार्केट में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद उसके दूसरे मार्केट में, फिर तीसरे मार्केट में। इस तरह से हमने उनका पूरा डोमेस्टिक मार्केट जो वहाँ का है वो हमने पूरे मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है ये सर्विसेज हम ऑफर करने लगे। मान लीजिए कि हम किसी एक कंट्री में जहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक मार्केट से ज़्यादा या हम जब कई मार्केट
अब जैसे कोई अगर हमारे यहाँ आता है ना, जैसे हमारे यहाँ कोई कंपनी आई तो क्या करती है, मान लीजिए पहले उसका प्रोडक्ट अब दिल्ली में चला, दिल्ली के बाद फिर उसका कर्नाटका में चला, कर्नाटका के बाद फिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद फिर महाराष्ट्र। इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरे हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है जितना भी हमारा, तो पूरे धीरे धीरे सारे डोमेस्टिक को वो कवर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी को भी हम अपना सकते हैं जिसमें हम मल्टी डोमेस्टिक अपने जो मल्टी डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम ऑफर कर सकते हैं और उसके जरिए हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कई कंट्रीज में हैं, आप एक ही कंट्रीज के कई जो डोमेस्टिक होते हैं वहाँ पर अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, एक ही कंट्री के कई एरिया में। जैसे हमारे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या है, अभी आपने इंडिया में किया, इंडिया में किसी एक सिटी या एक स्टेट में आपने चालू किया, उसके बाद कई स्टेट में चालू किया। अमेरिका में जैसे आप चालू करें तो पहले मान लीजिए आपने न्यूयॉर्क में किया, फिर आपने न्यू जर्सी में कर दिया, फिर आपने वॉशिंगटन में कर दिया। इस तरह से आप धीरे धीरे सारे मार्केट आप जो वहाँ की कंट्री के हैं तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को उन सारे मार्केट्स में। तो ये कहलाती है आपकी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल स्ट्रेटजी। अब देखिए, ग्लोबल का मतलब होता है आपका मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनीज को कवर करना। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था इंटरनेशनल और ग्लोबल में क्या फर्क है। Firms adopt a global strategy when they rely on a low-cost approach based on reaping the benefits of experience curve effects and location economies and offering standardized products and services across different countries। अब देखिए, ग्लोबल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि अब आपका प्रोडक्ट लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट। अब देखिए, जब किसी भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्यों? स्क्रीन से नहीं हो रही, सॉरी। क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस फैलाएंगे तो वहाँ पर आपकी बहुत सी ऐसी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को तैयार करने में लगती है। तो जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट लो कॉस्ट अप्रोच पर रिलाई, अपने लो कॉस्ट अप्रोच पर रिलाई करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी आप इंडिया में जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब यहाँ से अगर अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में या इटली या जर्मनी में कहीं भी अपने प्रोडक्ट को ले जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वही का जो कॉस्ट आपको इंडिया में लग रही है वही वहाँ पर लगेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या है, आपको लो कॉस्ट अप्रोच आपकी देखनी पड़ेगी। आपको लगता है कि अब आप दूसरी कंट्री में वहाँ पर आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं, आपकी कॉस्ट अब बहुत कम आ रही है। एक तो ये, फिर एक होता है बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एक कर्व होता है, उसमें से आपको क्या करना है, मैच करना पड़ता है। ये एक टेक्निक्स है, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, इफेक्ट्स एंड लोकेशन इकोनॉमीज, यही चीज़ जो अभी मैं बता रहा था कि वहाँ की कंट्री सिचुएशंस क्या है। लोकेशन इकोनॉमीज एंड ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो रूल्स या उसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। और एक कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको इस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको ऑफर करने हैं। ठीक, तो जब आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं उस कंट्री में, वो उस स्टैंडर्ड के हो गए, तब आप इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आप बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर कब ले जा सकते हैं, जब आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उस कंट्री में ऑफर कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज हो जाए,
मतलब कि उस कंट्री के हिसाब से ही, और जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बेस पर भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी स्टैंडर्ड से उनको मैच करने लगे। जब वो मैच करने लगेंगे तो फिर आप वहाँ पर, अब मान लीजिए कि जैसे बहुत से कंट्रीज में हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बैन हैं और हमारे यहाँ भी कई कंट्री के प्रोडक्ट बैन हैं। ये क्या है, ये इस वजह से होता है कि वो हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते या हमारे प्रोडक्ट वहाँ के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को वहाँ पर ऑफर नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गए और अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी, फ्रांस आप कहीं भी बेचना चाहें तो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते। अभी आप ये पैंडेमिक में ही देखिए, तो अभी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने हमारे यहाँ की कुछ जो वैक्सीन है उनको बैन कर रखा था, उनको नहीं लगाने दिया था। अपने यहाँ भी ऐसा है कि जब तक कुछ जो वैक्सीन आएगी उस पर ट्रायल नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या है, ये किस लिए, इसलिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ता है। ठीक, तो हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस जिस कंट्री में भी ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ के जो रूल्स नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हमें मैच करना पड़ता है। और ये जब हम ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं ना, तो ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, किसी एक कंट्री की बात नहीं है। उसका एक इंटरनेशनल लेवल होता है, हमें उस लेवल तक ले जाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को। हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उस लेवल तक ले जाना पड़ता है जहाँ पर हम वो सर्विसेज या प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल के। हम बात किसी करते हैं ना, तो जैसे आप करते हैं कि ये ब्रांड जो है वर्ल्ड लेवल का है, तो मतलब कि वो वर्ल्ड की कई कंट्रीज में चलता है जहाँ पर वो उसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये होती है आपकी ग्लोबल स्ट्रेटजी ना। ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी क्या होती है? Firms adopt a transnational strategy when they adopt a combined approach of low cost and high local responsiveness financial for their product and services। आपका क्या है, जब आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट लो हो जाएगी, या आप इस तरह से कहें, जब किसी की डिमांड बढ़ जाती, जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका वहाँ मार्केट बढ़ जाता है। तो जब आप लो कॉस्ट और हाई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस इन दोनों को मैच करते हैं तो क्या होता है, ये कहलाती है ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लो कॉस्ट एंड हाई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। मान लीजिए कि अभी आपका कोई बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और सस्ता प्रोडक्ट आपने इंडिया में लॉन्च किया, तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो आप लोग जानते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी ही लोग टूट पड़ते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स हाई होता है, वो आपका प्रोडक्ट जल्दी निकलने लगता है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए कि जो हमारे यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को चाइना 10 रुपए में देता है, हमारे यहाँ वो चीज़ 50 रुपए में होती है, जो हमारे यहाँ 50 रुपए में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो चाइना के प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत कम है। अब जैसे अभी कोई त्यौहार आने वाला है, हाँ, रक्षाबंधन आने वाला है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक राखीज होती हैं उनकी कीमत 30 रुपया, 40 रुपये, 50 रुपया इस तरह से होती है। अगर आप कुछ थोड़ा वैसे प्रोडक्ट की बात करें, वहीं चाइनीज की जो कंपनीज की राखियाँ आती हैं या कुछ ऐसे आते हैं तो वही 5 रुपये, 10 रुपये में ही वो चीज़ मिल जाती है। तो इसका मतलब कि वो वहाँ पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उस प्रोडक्ट या में जो कॉस्ट इनकर्ड है वो बहुत कम है, और हमारे यहाँ उसको बनाने में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो जैसे ही उसकी कॉस्ट कम होती है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम हो जाती है तो क्या है, लोगों को अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने यही देखा ना, जैसे दीपावली की वगैरह में देखो तो आप जो लाइट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई वैसा प्रोडक्ट लेंगे तो वो बहुत महंगा मिलता है, पता चला भाई चाइनीज प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ये क्या है, जो लो कॉस्ट होती है उसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, लोग उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दीपावली में क्या करते हैं कि उसमें वो 50 रुपए की ले आए, वो साल भर इस्तेमाल किया खूब, मतलब कि पूरा एक सीजन इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद वो चाहे खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वहीं फिर जब आप जैसे ब्रांडेड चीज़ लेते हैं कोई, तो वो क्या करते हैं, वही 50 रुपए की चीज़ आपको फिर 250, 300, 400 में मिलती है। तो ये क्या है, लो कॉस्ट और हाई रिस्पॉन्स। तो जब इस तरह की स्ट्रेटजी जब अपनाई जाती है तो वो कहलाती है ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, लो कॉस्ट एंड हाई रिस्पॉन्स का। आपके यहाँ पर क्या है कि आपकी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो आपका उसका रिस्पॉन्स और डिमांड बढ़ जाता है। आपने देखा था।
अब जो चाइना है, चाइना के प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों चलते हैं? क्योंकि वहाँ के टेक्नोलॉजी ने जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट इतनी कम कर दी है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसकी जो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है उसको मैच ही नहीं कर पा रहे, कि लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को मैच ही नहीं कर पा रहे। इसलिए आप देखिए कि जो इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, उसका उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जब हम उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस लेवल के प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे, और वो क्या है कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द मार्केट में अपना कैप्चर कर रहा है, वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द मार्केट में उसके प्रोडक्ट कैप्चर करते चले जा रहे हैं। हो सकता है लेकिन ये भी कंडीशन आ जाए कि मोस्ट ऑफ द मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का ही कब्जा रहे। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, जितने भी मोबाइल आते हैं उसमें से कोई ना कोई पार्ट, या तो पूरा मोबाइल या तो कोई ना कोई पार्ट चाइना का होता ही होता है। किसी की बैटरी नहीं है, किसी की आईसी नहीं है, किसी की स्क्रीन नहीं, इस तरह से उसके उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता ही है। ठीक, तो ये क्या है, लो कॉस्ट और हाई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, जिसमें से आपको इस स्ट्रेटजी को जब अडॉप्ट करते हैं तो आपकी क्या है, जो डिमांड है वो बढ़ जाती है प्राइस कम होने की वजह से। प्राइस कम क्यों होती है? क्योंकि लो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन है, रियलाइजिंग इकोनॉमीज स्केल, realizing economies scale. By expanding sales volume through international expansion, firms can realize cost economies of scale. इसका क्या मतलब है? जब आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर स्केल वो एक्सपेंड होता है, आपका क्या होता है, सेल आपकी बढ़ जाती है, आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाती है। जो पहले आपका केवल डोमेस्टिक नेशनल लेवल पर था, वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर, तो सीधी सी बात है, पहले आपके 200 यूनिट बिकते थे, अब आपके 400 यूनिट बिक रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है। तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप इसको बोलते हैं। ठीक, सॉरी। तो इकोनॉमीज ऑफ सेल्स का मतलब है कि आपका क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है और आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, तो क्योंकि आपका क्या हुआ, कॉस्ट कम हुई, तभी तो आपने इंटरनेशनल लेवल पर एंटर किया, इसके बाद आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रियलाइज कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आपकी कॉस्ट कम हो और जो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए। सेल्स वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो गई और आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या होता है, जो फर्म्स या कंपनीज होती हैं वो इसको बेनिफिट इसको रियलाइज करती है। रियलाइज मतलब कि इसका बेनिफिट लेती है। क्या? रियलाइजिंग इकोनॉमिक स्केल, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू मोर प्रोडक्शन। जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर देखिए, कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कॉस्ट का कम होना, सेल्स वॉल्यूम का बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण। ठीक, तो ये हो गया आपका रियलाइजिंग इकोनॉमीज स्केल। अब आगे बात करते हैं रियलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। रियलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्कोप हो गया, firms develop valuable competencies and skills when they operate in home markets and implement particular business models. इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। फर्म्स डेवलप वैल्यूएबल competencies and skills when they operate in home market and
इम्प्लीमेंट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। क्या, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप जब वापस अगर ये अपनी किसी कंट्री में उस मॉडल को अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। जो आप क्या है, बेटर प्रोडक्ट देते हैं, आप बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, कस्टमर्स को। जिससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की या आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है, आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इससे क्या होगा, आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। क्यों, प्रोड्यूसिंग टू और मोर डिस्टिंक्ट गुड्स, टू और more distinct when the cost of doing so is less than that of producing each separately। इससे क्या होगा, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका एक ही, अब जैसे आपके एक से दो, एक या दो या तीन प्रोडक्ट आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कम कॉस्ट इन्वॉल्व करके भी क्या कर सकते हैं, आप दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका एक तो स्कोप बढ़ता है, दूसरे आपकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। आप तो स्कोप भी बढ़ जाएगा और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट पर दो अलग अलग के प्रोडक्ट भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कॉस्ट इंक्रीज करके भी आप दो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे, जो आपकी कॉम्पिटेटिव स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल करके उससे आपकी क्या होगी, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है रियलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अगला देखिए, एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ मार्केट्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप इनेबल फर्म्स टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। अब जो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो हमने बताया, स्केल और स्कोप की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इनकी वजह से आप ग्लोबल एज वेल एज लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल सभी मार्केट में आपको एंटर करने के चांसेस मिल जाते हैं। टू ए बेनिफिशियल रिलेशनशिप वेयर द एक्सपेंड मार्केट्स इनेबल द फर्म्स टू रियलाइज लोअर कॉस्ट एंड अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है ना, इसमें आपको डबल बेनिफिट, टू वे बेनिफिशियल रिलेशनशिप, आपको डबल बेनिफिट। एक तो आपका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका क्या हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका अचीव हो रहा है। तो एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, आपका मार्केट भी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जिससे आपका एक हर मोस्टली आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना, तो वो आपका इससे अचीव हो जाता है। नाउ एक्सेस टू रिसोर्सेज ओवरसीज, जो आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से, बाहर से ले सकते हैं। बाय एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली firms gain access to resources overseas that they do not get when they operate in domestic markets। अब मान लीजिए कि आपको कभी कभी कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो आपको जरूरत है और वो आपकी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, ठीक। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं, तो मान लीजिए आपने उस कंट्री में बिजनेस किया जहाँ से आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, तो पहले तो आपको वो अवेलेबल नहीं था। क्यों, क्योंकि पहले आपका मार्केट डोमेस्टिक था, पहले आपका डोमेस्टिक मार्केट था, जिसकी वजह से आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब आपका मार्केट इंटरनेशनल हो गया है, अब आपका मार्केट इंटरनेशनल हो गया है, तो अब आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो पहले आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनेशनलाइजेशन के, हायर रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इस तरह का इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफन इंटेल्स ए हायर रिस्क एज कंपेयर टू ए सिचुएशन वेयर ए फर्म ऑपरेट ओनली डोमेस्टिकली। एक चीज़ और होता है कि अगर आप अपने बिजनेस को हायर लेवल पर ले जा रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप मान लीजिए अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, तो सक्सेस होने के कितने चांस हैं आपको ये देख लीजिए। पहले वहाँ के गवर्नमेंट के रूल आप कभी भी बदल जाएं या कुछ ऐसे हो जाए जो आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं आप ये देख लीजिए।
ठीक, इसके बाद वहाँ का कल्चर क्या है, आप उसमें अपने आप को इसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रिस्की, उसमें रिस्की हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। ठीक, दूसरा है डिफिकल्टी इन मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यही चीज़ मैंने बताई। मान लीजिए, देखिए अभी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि हम यूपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ का जो मेन मील है, मतलब कि फूड है, वो हमारे यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है। तो चावल तो हमारे यहाँ बहुत कम, रोटियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम लोग जो व्हीट गेहूँ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सब्जियाँ में ज़्यादा खाते हैं, दालें ज़्यादा खाते हैं। ठीक, यहीं आप साउथ में चले जाइए, जो इंडिया का ही एक पार्ट है, उसमें आप दूसरे स्टेट्स में जाइए, जैसे आप तमिलनाडु और आंध्रा इस साइड चले जाइए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइस का ज़्यादा चलता है। यहाँ पर जो आपके चावल या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा चलते हैं। तो केवल कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, या वहाँ का जो नेचुरल या जियोग्राफिकली एरिया है, उसके चेंज होने से वहाँ पे काफ़ी कुछ बदल जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई कपड़े वाली कोई कंपनी, तो जब यूपी में या एमपी में या महाराष्ट्र में अगर वो मैन्युफैक्चर करती है, तो पैंट शर्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी। वहीं आप साउथ में चले जाइए, तो वहाँ पर लुंगी कुर्ता इस तरह का जो भी है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का पहनावा ही ऐसा है, वहाँ का ड्रेसिंग भी ऐसी है कि उनको उस तरह के प्रोडक्ट वहाँ देने पड़ेंगे। तो सिमिलरली आप यही चीज़ देखिए, ऐसे कल्चरल बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ जो होली का त्यौहार होता है, अमेरिका में नहीं होता। तो हमारे यहाँ होली में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो यहाँ पर चले जाते हैं, अमेरिका में नहीं चलेंगे, ब्रिटेन में नहीं चलेंगे। ठीक, तो ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी। ये कल्चरल डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है जब आप अपने बिजनेस लेवल को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। ठीक, अब अगला है हाई ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट। ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट operating internationally require extensive coordination between the home office and the foreign operations and subsidiaries। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मैंने आप अपने यहाँ से एक एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आता है, हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आता है, तो जब आपने देखा होगा कि अगर हम अपने इंडियन को किसी चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, बहुत जैसे कम होता है, मान लें हम उसको 100 रुपये में दे रहे हैं। ठीक, तो जब वो फॉरेन आता है, तो हम जानते हैं कि वो अमेरिका का या ब्रिटेन का है, तो वो डॉलर या पाउंड लेकर के आया है, तो हम उसको बताते हैं एक 2 पाउंड। तो उसके लिए तो 2 रुपये है, उसके लिए तो 2 रुपये है, लेकिन वो हमारे लिए कितना, लगभग 150 या 250 रुपये हो गया। हमारे लिए 150 या 250 रुपये हो गया। ठीक है ना? तो यही एक और रीजन होता है कि जब आपको इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन, मान लीजिए कि आपको वहाँ अपना एक ऑफिस खोलना है, तो उस ऑफिस को खोलने के लिए आपको कुछ ऑपरेशंस या उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो भी ऑपरेट करेंगे, तो लोगों को पता है कि आप यहाँ अपना बिजनेस पर्पज से डाल रहे हैं, तो फिर आपको क्या है, कॉस्ट जो वहाँ लगेगी, आपको वहाँ कॉस्ट लगेगी, उसको आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। आपको जो वहाँ कॉस्ट लगेगी, तो जैसे आपको पता है कि आप हमारे यहाँ बिजनेस करने आए हैं, तो फिर वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हाई ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट। नाउ ट्रेड बैरियर्स, ये एक बहुत जरूरी है। एक चलती है संस्था डब्ल्यू टी ओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा जब आप किसी कंट्री में बिजनेस करते हैं, तो उस कंट्री के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, उस कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं। सो डिस्पाइट लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड between countries, substantial trade barriers in the form of tariffs, pricing restrictions, different standards or local content requirements exist। एक तो पहली बात डब्ल्यूटीओ की कुछ स्टैंडर्ड होंगे। दूसरी बात, जो लिबरलाइजेशन ट्रेड है उसके लिए, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंट्रीज के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे सब्सटेंशियल ट्रेड बैरियर, कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक
बाधाएं होती इन द फॉर्म्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ के फॉर्म में। टैरिफ से मतलब यहाँ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइसिंग रेस्ट्रिक्शंस कि आप इतनी ज़्यादा प्राइसिंग नहीं रख सकते, आपकी प्राइस ये होनी चाहिए। अब वहाँ पर उनको आपकी कॉस्ट से मतलब नहीं है, उनके रूल्स हैं कि आपको प्राइस इतनी होनी चाहिए। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, कुछ उनके अपने अलग अलग मानक होते हैं कि आपको इस मानक के अनुसार आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। और लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट, जो आपका वहाँ लोकल रिक्वायरमेंट है और उसकी जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सब आपका होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से रूल्स ये होते हैं, टैरिफ बैरियर्स होते हैं। जब आप वहाँ पर बिजनेस करते हैं तो आपको ये सब सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ सकती हैं। ठीक, तो ये कहलाता है आपका क्या, इंटरनेशनलाइजेशन। ये पूरा टोटल हमने पढ़ा इंटरनेशनलाइजेशन थ्रू आपका इसका एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रेटजी थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। तो आपने इंटरनेशनल स्ट्रेटजी क्या होती है आपने ये देखा, उसके एडवांटेजेस क्या है आपने ये देखा, और उसके आपको डिसएडवांटेजेस क्या है ये आपने देखा। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अब आपका एक ही टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है ये आपका अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी में थोड़ा सी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी क्या होती है? कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी इज बेसिकली द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म। इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, द डायरेक्शन, extent, pace, and timing of the firm's growth. तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है वो क्या है, आपकी जो ग्रोथ होती है उसको उससे रिलेटेड होती है कि आपके अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे देनी, उससे रिलेटेड। ठीक है ना, आपको कितनी ग्रोथ करनी। मान लीजिए आपका इस साल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ का है, अगले साल उसकी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि उन्होंने कोई टारगेट रखा है, उन्होंने कोई टारगेट रखा है कि अगले साल उनका जो बिजनेस है वो 20 करोड़ का होना चाहिए। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, के लिए उनको क्या करना होगा, इट मीन्स इट स्पेल्स आउट द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पर उनको अपने ऑब्जेक्टिव को उन्होंने डिसाइड किया है। अब द फॉर्म द डायरेक्शन कि अब उनको उनकी फॉर्म को क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक्सटेंड, पेस एंड टाइमिंग ऑफ द फॉर्म्स ग्रोथ। पेस का मतलब किस स्पीड से चलना चाहिए, एक्सटेंड का मतलब उनको अब क्या करना चाहिए, एंड टाइमिंग ऑफ द फर्म्स ग्रोथ, आपकी टाइमिंग किस समय पर आपकी फर्म की क्या क्या ग्रोथ हो रही है इसकी मॉनिटरिंग। तो ये आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज बेसिकली कंसर्न विद द चॉइस ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट एंड मार्केट। आप क्योंकि हम ग्रोथ से देख रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ से मतलब है कि हम किस बिजनेस में, ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस करें और सीधा ग्रोथ हो जाए। हमारे पास किस सेक्टर में है, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ हो। अब पता चला कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे। तो आपको क्या है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं ना वो आप अपनी इच्छा से बहुत कम खरीदते हैं। जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है आपकी बेसिक, वो तो आपकी हर तरह से पूरी हो ही जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो मार्केटर होता है आप हमेशा उसकी इच्छा से ही खरीदते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, देखिए आपका बेसिक काम आपके मोबाइल का क्या है, आपको कहीं बात करना है, आपको कहीं बात करना है, ठीक। लेकिन जो कॉर्पोरेट है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, आपकी जरूरत को बढ़ाते हैं, वो आपकी जरूरत को बढ़ा देते हैं। कैसे, उन्होंने कहा कि अरे जब आप खुद पर बैठे हैं तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए तो इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपका हम हाई स्पीड दे रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए, आपको वीडियो देखने में आसानी होगी, ठीक।
इसके अलावा आपको अच्छा ये वीडियो सही नहीं चल रहा तो आप ये हमारा ये वाला वीडियो प्लेयर आप इस्तेमाल कीजिए। आपका फ़ोन हैंग कर रहा है तो अब उससे अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, उसमें क्या है आपको 2 GB 3 GB के हम वो रैम दे देंगे तो उसमें और अच्छा आपको दिखाई देगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट था आपका केवल ये था आपको कम्युनिकेट करने का, आपको कम्युनिकेट करने का। लेकिन अगर आप देखें मार्केट में आपको वो फीचर बार-बार एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू या प्रोडक्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से क्यों दिखाए जाते हैं? वो आपकी धीरे-धीरे ज़रूरत बनाते हैं, वो आपको उसकी ज़रूरत क्रिएट करते हैं। मार्केटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का रूल यही होता है, वो हर प्रोडक्ट आपको बेचती है जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। बाद में आपको ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। अब आप देखिए जब जियो का फ़ोन नहीं था, एयरटेल नहीं था, वोडाफ़ोन नहीं था, तो क्या लोग बात नहीं करते थे? बीएसएनएल था, चलता था, उनका बात भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन, फिर आईफ़ोन, अब मैक फ़ोन, इस तरह के पता नहीं क्या-क्या कितने प्रोडक्ट आ गए। रिक्वायरमेंट आपकी वही पुरानी है, रिक्वायरमेंट आपकी वही पुरानी है, लेकिन उन्होंने ऐसी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी, ऐसी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से आपको वो सब ज़रूरत महसूस होने लगी। ठीक? तो ये क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है। तो आपकी नीड को जनरेट करके वो कॉर्पोरेट क्या करते हैं? अपने बिज़नेस को फुलफ़िल करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक? आगे देखते हैं। स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इट कैन ऑल्सो बी viewed एज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन ऑफ द फर्म। आप इसको जो फर्म की ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी है उसके तौर पर भी जान सकते हैं। जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है उसको आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि उनको हमेशा अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए देखना, तो इस वजह से इसको ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी भी आप बोल सकते हैं। इट इज द डिजाइन फॉर फिलिंग द फर्म्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप। प्लानिंग गैप जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्लानिंग गैप होती है, मान लीजिए उसने कुछ प्लान किया था और उसको अचीव नहीं कर पाए, तो उसके गैप के लिए भी इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं। इट इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट एंड मार्केट्स। ये जो फर्म की प्रोडक्ट और मार्केट है उसकी चॉइस के आधार से बनाया जाता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस मार्केट में देना है, इससे रिलेटेड होता है। अभी इतना हम इस बारे में सब डिस्कस कर चुके हैं। इट इंश्योर्स दैट द राइट फिट इज अचीव्ड बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब कि जो फर्म का जो एनवायरनमेंट है और जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है या नहीं कर लिया, या उसके लिए ये सही है या नहीं। राइट फिट इज अचीव बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसके एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन उन्होंने अचीव कर लिया है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प्स बिल्ड द रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म। इसमें क्या है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं उसको अचीव करने में आपको ये हेल्प करती हैं जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप ग्रोथ करेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज ले सकते हैं। ग्रोथ का मतलब अगर आपकी फर्म ग्रोथ कर रही है तो आप उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहे हैं। अब ये टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है, जरा ये देखते हैं। ये देखिए जो मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। इन तीनों में से या तो शॉर्ट में या तो फिर इसी के लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड इससे भी पूछे जा सकते हैं। मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मर्जर कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं,
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर आ सकता है अगर आप ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसी पढ़ते हैं तो इसका एक क्वेश्चन आप हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। और हाँ, एक चीज और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मर्जर और एक्विजिशन में क्या अंतर है, मर्जर और एक्विजिशन में क्या अंतर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन refers to the aspect of corporate strategy, corporate finance and management dealing with the buying, selling, dividing and combining of different companies and similar entities that can help an enterprise grow rapidly in its sector or location of origin, or a new field or new location, without creating a subsidiary, other child entities or using a joint venture। ठीक है, ये मर्जर एक्विजिशन क्या होता है कि जब कोई दो कंपनी, अब वो दो कंपनी से रिलेटेड हो सकता है कि वो सेम ही तरह की हो, या हो सकता है कि अलग अलग भी हो। आपकी सेम कंपनी हो सकती है, मान लीजिए जैसे कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग या स्टील के साथ कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस तरह से जब दो कंपनी चाहे सेम क्वांटिटी की हो या अलग कंपनी, तो वो मिलती है जब दोनों, किस लिए और किस पर्पज से, किसी भी टर्म में मिलती है। मान लीजिए वो अपने मैनेजमेंट डीलिंग आपस में कर रही हैं, ठीक, क्या कुछ भी आपस में खरीद या बेच रही हैं। जैसे कुछ पार्ट एक कंपनी ने एक दूसरी कंपनी का खरीद लिया, मान लीजिए कोई एक स्टील कंपनी है और उसने एक प्लास्टिक कंपनी है, उसका कुछ शेयर पार्ट खरीद लिए कि अब उतने को वो हैंडल करेगी। या सिमिलरली इसी का वाइस वर्सा, कहते हैं प्लास्टिक कंपनी है उसने स्टील कंपनी के कुछ चीज़ें खरीद ली, कुछ पार्ट खरीदे, मान लीजिए प्रोडक्शन का पार्ट खरीद लिया। या हो सकता है कि पूरी कंपनी भी खरीद सकते हैं, या दोनों आपस में एक क्या होता है, ये भी बना सकते हैं, एक डीलिंग हो सकती है कि आप इस पार्ट को हमारे देखिए क्योंकि हम इसमें बेनिफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से जब दो कंपनी मिलती, किसी भी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट, किस लिए, ताकि वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाए, जब ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाए, वो भी किस फील्ड, किसी भी, चाहे नई फील्ड में हो, चाहे नई लोकेशन पर हो, या किसी एक सेक्टर पर हो, या अलग अलग सेक्टर पर हो। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कहलाते हैं क्या, मर्जर एंड एक्विजिशन। और इसी को बोल सकते हैं आप, ये जॉइंट वेंचर के थ्रू भी ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हमारे यहाँ अभी एक मर्जर हुआ, हमारे यहाँ एक मर्जर हुआ और वो काफी बड़ा है। वो एक ऐसे फील्ड में हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपके देखते देखते मेरे ख्याल से अभी साल भर भी नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, उसका नाम बदल गया है, उसका नाम बदल गया है। मेरे ख्याल से ये शायद प्रोसेस तो उनके बीच काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन जो हुआ है मेरे ख्याल से 2017-18 ऐसे कुछ हुआ ही। मेरे ख्याल से 2017-18 में हुआ, लेकिन उसका जो नाम आपने सुना होगा ये शायद 19-20 के बाद सुना है, अभी ये साल डेढ़ 2 साल पहले की बात है। एक बहुत हुआ है, एक आपने नाम सुना हो वी नेटवर्क, वी आई। तो वी आई अगर देखा जाए तो पहले आप नाम सुना करते थे एक वोडाफोन का, और एक नाम सुना करते थे आइडिया का, एक आइडिया का। तो ये मर्जर हुआ है वर्ल्ड का शायद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मर्जर, ये सेकंड लार्जेस्ट मर्जर है वर्ल्ड का, है वर्ल्ड का
सेकंड लार्जेस्ट मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया के बीच में। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया के बीच में। ये लगभग हुआ है $23 बिलियन का। $23 बिलियन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक मर्जर है। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया देखिएगा। पहले तो आप एक चीज देखिए, इस समय जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो 35% कवर हो रहा है जियो के द्वारा। लगभग 16 से 17% के बीच कवर हो रहा है एयरटेल के द्वारा। ठीक, और उसके बाद जो 10 से 11% है वो लगभग वोडाफोन आइडिया के द्वारा। वो जब 10 से 11% जब इतना कवर है, आप सोचिए जब ये अलग अलग रहे होंगे तब इनका कितना कवर है, कितना कवर रहा होगा। तो अब क्या है कि अब जब दोनों मिल गए हैं तो अब उनका कंबाइंड पूरा वो कैलकुलेट होगा, उनका कंबाइंड कैलकुलेट होगा तो वो तीसरे नंबर पर आ गए। नहीं तो आइडिया पहले सोचिए कहाँ रही होगी और कितना पीछे रही होगी। लेकिन इस मर्जर की वजह से अब वो पूरा एक हो गया, तो अब वो इंडिया की थर्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। ठीक, तो ये क्या है, एक तेजी से ग्रो करने के लिए। अब चाहे वोडाफोन लीजिए चाहे आइडिया लीजिए, तो आपको तो सब जो सिम मिलेगा, जो नेटवर्क मिलेगा वो वीकन ही मिलेगा। तो अब वो एक कंबाइंड होगा तो क्या होगा, वो एक ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो जब आपको तेजी से ग्रो करना होता है तो आप इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, किसी न किसी के साथ मर्जर करते हैं या किसी न किसी को एक्विजिट करते हैं या किसी जॉइंट वेंचर के थ्रू आप उसको अचीव करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन कितने तरह के होते हैं। एक्विजिशन कितने तरह के होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मर्जर में दो कंपनियां मर्ज होती है, मिलती है। ठीक, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लेती है। एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लेती है। ठीक, तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना, मर्जर में जब दो कंपनीज मिलती हैं तो एक कोई तीसरा नाम निकल के आता है। जब दो कंपनी मिलती हैं तो कोई एक तीसरा नाम निकल करके आता है। जैसे वोडाफोन और आइडिया का हुआ तो एक तीसरा नाम निकल के आया वी, वी वी वोडाफोन आइडिया आई। ठीक, लेकिन जब अगर एक्विजिशन होता है तो एक्विजिशन में क्या होता है कि पूरी की पूरी वो खत्म ही हो जाती है, पूरी की पूरी खत्म। अब यहाँ पर मर्जर है तो दोनों का, अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ जो एक स्टील कंपनी थी मित्तल, उसने क्या किया था, आर्सेलर के साथ साथ मर्जर ही किया था, मर्जर किया था तो आर्सेलर मित्तल हो गया था, वो भी एक मर्जर ही था। लेकिन जब कोई कंपनी होती है जिसमें से आपका पूरा का पूरा एक्विजिशन कर लेती है, कुछ एग्जांपल देखता हूं मैं जरा एक्विजिशन के, वो भी इंडियन कंपनी के। हाँ, नहीं आर्सेलर मित्तल का है। और हाँ, टाटा और कोरस स्टील का, टाटा और कोरस स्टील का। तो टाटा ने कोरस को पूरा खरीद लिया था, टाटा ने कोरस को पूरा खरीद लिया था। तो वो आपका एक हो गया था क्या, एक्विजिशन। इसके अलावा पहले अगर आपको याद हो तो एक चलता था हचसन एसआर, जो आप वोडाफोन इस्तेमाल कर रहे थे अभी पहले, वो चलता था पहले हचसन एसआर। उसमें हच और एसआर दो कंपनियां थी। तो पहले एसआर अलग हो गया था, केवल हच बता था। उसके बाद वोडाफोन ने उसको भी कैप्चर कर लिया था, उसको भी कैप्चर कर लिया था। तो ये क्या हो गया था, फिर ये पूरा वोडाफोन हो गया था। तो ये क्या है कि पूरे के पूरे आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे नाम खत्म हो गए। जैसे हचसन एसआर था तो पहले उसमें हच ने
उसको एसआर को खत्म किया, और फिर जब वोडाफोन ने उसको एक्वायर किया तो वो उसने हच को ही खत्म कर दिया, पूरा वोडाफोन हो गया। ठीक है ना। टाटा ने जो है कोरस स्टील को पूरा खरीद लिया था, तो अब वहां कोरस का नाम नहीं चलता है, वो सीधा पूरा टाटा का ही नाम चलता है। तो ये कुछ हमारे पास एक्विजिशन है। जो हमारे पास मर्जर और एक्विजिशन के हुए हैं। अब जरा हम एक चीज और देख लें, क्योंकि इसमें है नहीं, और ये चीज पूछी जा सकती है कि इसमें मेन चीज डिफरेंस क्या है। कभी कभी ये चीज पूछ लेता है कि आपका मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है। तो एक मर्जर होता है जिसमें दो कंपनी मिलती हैं और एक नया नाम निकल के आता है। ठीक। और जो एक्विजिशन होता है उसमें क्या होता है, एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लेती है और एक हो जाती है, वो एक ही रहती है वो। ठीक है ना। उसमें देखिए मर्जर में क्या है, दो कंपनियां मिली और एक नया नाम निकल करके आया, एक नया नाम पर कंपनी बना ली। लेकिन जब एक्विजिशन होता है तो पूरा एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लिया जाता है, पूरा टेक ओवर कर लिया जाता है। तो ये थोड़ा इस चीज को याद रखिएगा, कभी कभी डिफरेंसेस में ये पूछ लेता है कि आपका मर्जर और इसमें डिफरेंसेस क्या है। इसके अलावा इसके पर्सपेक्टिव में आपको कुछ डिफरेंसेस और भी याद रखने होंगे, जो कि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछता है तो 3 या 4 डिफरेंसेस आपको हमेशा याद रहने चाहिए। 3 या 4 डिफरेंसेस आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जिससे अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो वो आप बता सकें। तो मैं आपको अभी कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मर्जर और एक्विजिशन का, तो हम इसमें से कुछ डिफरेंसेस आपको और बताए दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्लाइड में नहीं है, लेकिन हम इसमें जो है कोशिश करते हैं कि आपका जो है बता सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज और होता है, जो मर्जर होता है, जो मेन साइज था, जो मेन डिफरेंस था वो तो हमने बता ही दिया है। अब जो बाकी के डिफरेंसेस बचते हैं वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा। जैसे मर्जर में बताया कि दो कंपनियां मिलकर के एक नई एंटिटी बनती है और एक्विजिशन में एक उसका टेक ओवर कर लिया जाता है। ठीक। और पर्पज क्या होता है, मर्जर हैपेंस टू डिक्रीज कंपटीशन एज टू इंक्रीज ऑपरेशन। अब जब मर्जर दो बनेगी, एक नया बन जाएगा, तो उसमें क्या है, पहले दोनों के बीच में कंपटीशन था, अब वो कंपटीशन खत्म हो गया, उसका कंपटीशन खत्म हो गया। लेकिन एक्विजिशन में एक ये भी होता है, टू कंसोलिडेट एंड इंस्टैनियस ग्रोथ। अब उसमें इंस्टैनियस मतलब कि बहुत तेजी से ग्रोथ के लिए होती है। ठीक। मर्जर में क्या होता है, मर्जर मर्जर में कंपनी का साइज लगभग सेम रहता है, कंपनी का साइज लगभग सेम रहता है। लेकिन सेम क्यों रहता है, क्योंकि मर्जर में जो प्रॉफिट होता है वो जो दोनों कंपनी हो ना, उनको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब एक्विजिशन होता है तो एक्विजिशन में जो कंपनी का साइज होता है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जब उसने टेक ओवर कर लिया तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही कंपनी द्वारा वो लिया जाता है। मर्जर में जैसे मेरे वोडाफोन आइडिया का है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, जिसके जितने जितने परसेंट शेयर होंगे, तो एक तो वो एक कंपनी लेगी और जिसका जितना शेयर होगा वो दूसरी कंपनी लेगी। लेकिन जब एक्विजिशन होगा तो उसमें पूरा का पूरा शेयर एक ही कंपनी रख लेगी। ठीक। और जो मर्जर होता है दोनों की बने रहते हैं।
लेकिन जब टेक ओवर होता है तो पूरा का पूरा वो दूसरे वाले को खत्म ही करता है। पोजीशन में होता है ना, दूसरे को पूरा का नामो निशान खत्म। ठीक। और हाँ, जैसे टाटा का ने अभी बताया उसके कोरस के साथ में, टाटा मोटर ने अभी एक और वो किया था, जगुआर लैंड रोवर। जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया था। तो आप देखें, जो पहले जगुआर गाड़ी आया करती थी ना, वो अब खत्म हो गया। अब वो टाटा के द्वारा चलती है गाड़ी, टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर। ठीक है ना, लैंड रोवर एक गाड़ी आती थी पहले, लेकिन अब वो सिस्टम सब खत्म हो गया। तो बेसिक डिफरेंस थे इसमें, जो मर्जर और एक्विजिशन थे, मर्जर और एक्विजिशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। बाकी हम इसके मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइप्स, वेंचर्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका हम आगे पढ़ेंगे। ये मेन चीज था जो आपका मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस बताना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर अब यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास इज ओवर। और सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए प्लीज। सिस्टम हैंग कर रहा है।